तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का जो क्लास चल रहा है उसमें हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं लोग, जिसमें आज जो है हम लोग तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। छोटा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत ही छोटा है, मेहनत करके बढ़िया से पढ़ा जाएगा तो 1 महीना काफ़ी है पूरी सिलेबस को कंप्लीट रूप से तैयारी करने में, उसको पूरा तरह से रिविजन करने में। समझ रहे हैं? तो 3rd नंबर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। अब ये अनुवांशिकता मतलब जो अनुवांशिकी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, और वातावरण तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं। वातावरण मतलब पर्यावरण, इन्वायरमेंट, यही सब। अनुवांशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। समझ रहे हैं? हेरिडिटी बोला जाता है। तो हेरिडिटी जो है, मान के चलो कि जैसे कि कोई भी बच्चा का जो उसके पिता लंबा है तो बच्चा भी लंबा होता है, माता पिता मतलब गोरे हैं तो बच्चा भी गोरे हो जाता है। ये सब इसको क्या बोलते हैं कि हमको विरासत में माँ बाप से ये गुण मिला हुआ है। तो विरासत में जो मिलने वाले गुण होते हैं उसी को बोला जाता है अनुवांशिकता। तो मान के चलो कि माता पिता को जो उनके पास जो गुण है, यानी उनकी लंबाई, उनकी गोराई, उनकी बुद्धि तेज या कम बुद्धि, ये सारी चीज़ें बच्चे को उनसे माता पिता से मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? विरासत में मिलने वाले गुण। तो विरासत में गुण के साथ साथ कभी कभी किसी माता पिता को मान के चलो किसी भी तरह का बीमारी हो तो वो भी तो बच्चे को मिलेगा ना जी। होगा कि नहीं होगा? तो 2 तरह की बीमारी इस एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में काफ़ी फेमस है, कई बार पूछता है। एक को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम और दूसरे को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम है क्या, इसके बारे में समझ लो। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, याद रखना। समझ रहे ना? जैसे कि बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे तो सुन लो। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने गुणसूत्रों के मिलने के बाद, मतलब हमारे शरीर के अंदर कितना गुणसूत्र है। गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कितना है? तो 46 क्रोमोजोम। और पूछेगा पेयर में यानी जोड़ा में तो 23 जोड़ा कहा जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कितने क्रोमोजोम पूरे मिलकर पूरे शरीर का निर्माण कर रहे हैं? 23 जोड़ा क्रोमोजोम मिलकर निर्माण करते हैं। अब ये सब चीज़ क्या है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, उसमें अगर देखना भी होगा तो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, इसी चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। कोई उतना समझने की जरूरत नहीं है, बस इसी टेट से मतलब से रखो, बस ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो शरीर में ये ऐसे, हालांकि ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे शरीर में, हमारा मतलब जो पूरा किसी भी बच्चे का शरीर जो है कितने क्रोमोजोम से मिलकर बनता है, तो 46 क्रोमोजोम से मिलकर बनता है या 23 जोड़ा, 23 पेयर से। समझ रहे ना? याद रखना। तो होता क्या है, कभी कभी किसी कारणवश 46 को होना चाहिए ना जी, क्रोमोजोम 46 को होना चाहिए, तो किसी कारणवश एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो जब एक और क्रोमोसोम बढ़ गया यानी कि 46 का जब 47 हो गया तो उस बीमारी को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? उस सिंड्रोम क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। और ये जो बीमारी है ना, इसमें उस व्यक्ति को कम बुद्धि हो जाती है और उसके साथ साथ उसका एज थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है। दूसरे की कंपेयर में उसका एज ज़्यादा दिखता है और बुद्धि भी कम हो जाती है। और ये जो बीमारी है ना उसके बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि अनुवांशिक गुण के कारण ये उसके बच्चे को भी ये बीमारी हो सकता है। दूसरा बीमारी क्या है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को ध्यान से समझना कि ये बीमारी क्या है और किस तरह होती है। टर्नर सिंड्रोम मतलब जैसे कि अभी जैसे बताया कि क्रोमोसोम कितनी होनी चाहिए? 46 होना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, किसी कारणवश एक क्रोमोसोम घट जाता है, यानी कि 45 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना होता है क्रोमोसोम? 45 हो जाता है। और ये जो बीमारी होती है ना टर्नर सिंड्रोम, ये ज़्यादातर या अमूमन मान के चलो सिर्फ लड़कियां में ही होती है, महिलाओं में यानी गर्ल्स में ये बीमारी होती है। याद रखना, पूछ देगा कि इनमें से कौन सी जो बीमारी है महिलाओं या लड़कियों में होती है, कौन सी है? टर्नर सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम के बाद मान के चलो जो टर्नर सिंड्रोम हो रहा है उसमें क्या कमी हो जा रही है? तो होता क्या है ना कि जैसे मान के चलो कि आप सभी को जैसे पता होना चाहिए कि लड़कियों में क्रोमोसोम XX होता है, XX होता है, और लड़कों में X और Y होता है। जिसके कारण आप सभी को, अगर बच्चे किसी को नहीं पता होगा तो ध्यान से समझो, यहाँ ध्यान से देखो, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। होता क्या है कि जब XX क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और XY क्रोमोसोम मिलता है तो क्या हो जाता है? लड़का पैदा होता है। जैसे मान के चलो कि यहाँ से X क्रोमोसोम एक जाता है और यहाँ से X क्रोमोसोम आता है, तो दोनों मिल गया तो क्या बन गया? XX बना जी, तो लड़की हो गई। और यहाँ से लड़की का जो X क्रोमोसोम आया, क्योंकि लड़की के पास तो हमेशा X ही क्रोमोसोम है, और लड़का का जब Y क्रोमोसोम आ गया तो XY हो गया। तो XY हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? लड़का पैदा होगा। ये डिपेंड करता है लड़का के क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो कभी कभी किसी कारणवश से लड़कियों में
जो ये दो क्रोमोसोम है ना डबल एक्स, इसमें से एक वो गायब हो जाता है एक्स, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं डबल एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स बच जाता है और एक वो एक्स गायब हो जाता है। तो ऐसे बीमारी को क्या बोलते हैं? टर्नम सिंड्रोम। और ये बीमारी भी है ना महिलाओं को उसके बच्चे में ये आनुवंशिकी के तौर पर यानी कि ट्रांसफर होते रहता है। समझ रहे है? ये बहुत ही मतलब दोनों बीमारी अजीब टाइप का, खतरनाक भी कहा जा सकता है। समझ ना, ये दोनों बीमारी उसके बच्चे में ट्रांसफर होते रहता है। तो याद रखना, एक डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नम सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बढ़ जा रहा है, नाम है डाउन सिंड्रोम लेकिन बढ़ रहा है, यानी 46 होना चाहिए क्रोमोसोम तो 47 हो जा रहा है। और एक का नाम है टर्नर सिंड्रोम में 46 होना चाहिए तो 45 हो जा रहा है। सॉरी, कितना हो जा रहा है? 45 कम हो जा रहा है। इस दोनों को याद रखना। टर्नर सिर्फ लड़की में होगा और डाउन किसी में भी हो सकता है। समझ रहे ना? आगे देखेंगे लोग, तो एक रूपी युग्मज और द्विरूपी युग्मज क्या है, इसको समझो बढ़िया से, बेहतर तरीके से समझो। एक रूपी युग्मज और द्विरूपी युग्मज दोनों जो है ये बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होता है कि गर्भ के अंदर एक जो अंडा रहता है ना, एक अंडा, मान के चलो एक अंडा को एक ही स्पर्म की जरूरत है, तो एक स्पर्म आके मिला, ठीक है, मिल गया। अब बच्चे का धीरे धीरे जब ग्रोथ हो रहा है ना, उस अंडा का जो, अंडे का, बच्चे का नहीं, अंडे का जो ग्रोथ हो रहा है ना, तो अंडा ग्रोथ धीरे धीरे होते होते क्या होता है ना कि दो भागों में टूट के बढ़ जाता है। मान के चलो एक अंडा था, वो क्या हुआ, दो भागों में टूट के बढ़ के अलग अलग हो गया, दो भागों में। और दोनों का बेहतर तरीका से मतलब अलग अलग हुआ, दोनों का विकास बहुत ही बेहतर तरीका से हो रहा है। तो था तो एक ही अंडा, समझ रहे ना, उसमें एक ही स्पर्म मिला हुआ था। जब वो दो को अलग अलग हट के होगा ना जी, तो दोनों सेम टू सेम होंगे, या तो दोनों बेटा होगा या तो दोनों बेटी होगी, और दोनों का रूप, रंग, शकल, हर एक चीज एक जैसा होगा। समझ रहे ना, बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही अंडा टूट के दो को भाग में बटा हुआ है। जब उसके स्पर्म मिल गया था तब, जब स्पर्म मिल गया था तब वो टूट के अलग हुआ, तो जाहिर सी बात है एक ही स्पर्म उसको मिला था दोनों को, तो दोनों में सेम टू सेम हो जाएगा, है ना। वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों बेटा होगा या दोनों बेटी होगी, है ना। दोनों का रूप, रंग, सब कुछ, शकल वगैरह सब एक जैसा हो जाएगा। समझ रहे? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोग एक रूपी युग्मज, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस। यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस मतलब हो जाता है दोनों के आइडेंटिटी जो होता है, पहचान जो है सेम टू सेम रहता है। समझ रहे? किस तरह है आइडेंटिकल ट्विंस किसी को बोलेंगे? दोनों का पहचान सेम होता है। वो कब होता है? जब एक ही जो अंडा है, जब स्पर्म मिलने के बाद दो भागों में टूट गया तब। और कभी कभी क्या होता है, दो गो अंडा ऑलरेडी बना रहता है गर्भ के अंदर, क्या रहता है, दो गो अंडा पहले से ही बना रहता है। अब उसको क्या होता है कि दो गो स्पर्म आके मिलेगा, दो गो अंडा पहले से बना है, तो जाहिर सी बात है जय गो अंडा रहेगा तय गो स्पर्म आके मिलेगा। तो दो गो अंडा पहले ही से रहता है तो दो गो स्पर्म आके मिलेगा। तो दो गो जब स्पर्म आके मिल रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि एक स्पर्म जो है एक्स वाला है, एक स्पर्म वाई वाला है। तो कभी बेटा हो सकता है एगो और कभी बेटी हो सकती है। तो वैसे स्थिति में उसको क्या बोलते हैं? द्विरूपी युग्मज, द्विरूपी युग्मज बोला जाता है। और वैसे स्थिति में कभी दो का जब बच्चा पैदा होगा ना जी, तो एक ही साथ जब दो बच्चा पैदा होगा, जुड़वा जब होगा, तो उसमें एगो बेटा भी हो सकता है, एगो बेटी भी हो सकती है, या दोनों बेटा हो सकता है, दोनों बेटी हो सकती है। मतलब इसमें चेंज हो सकता है द्विरूपी में। क्यों हो सकता है? क्यों, मतलब ध्यान से समझो, क्योंकि दो अंडा है, स्पर्म मिलने से पहले दो अंडा है। अब दो अंडा को दो गो स्पर्म आके मिल रहा है, तो एक स्पर्मा का पावर मान के चलो कि अगर बेटा का होगा यानी एक्स वाई वाला होगा तो जाहिर सी बात है बेटा हो जाएगा। और दूसरा का स्पर्म आया उसके पास अगर एक्स एक्स हुआ तो जाहिर सी बात है वो लड़की हो जाएगी। समझ रहे किस तरह? या दोनों एक्स वाई वाला आया तो लड़का आ गया, दोनों डबल एक्स आया तो लड़की हो गई। समझ रहे ना? दो अलग अलग अंडा पहले से था। और पहले वाला में जो बोले एक रूपी में एक ही अंडा था और वो स्पर्म मिलने के बाद टूट के अलग हुआ, तो एक उसमें क्या रहेगा कि जो भी रहेगा एक ही तरह का सेम टू सेम रहेगा। समझ रहे किस तरह? इसको क्या बोलते हैं? एक रूपी युग्मज, दूसरे को बोलते हैं द्विरूपी युग्मज। ये आनुवंशिकी में आता है। समझ रहे ना? गोडार्ड जो है, गोडार्ड मनोवैज्ञानिक जो है वो क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। गोडार्ड नाम क्या है? गोडार्ड बोलते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता का जो बच्चा जो होता है वो भी मंद बुद्धि ही होता है। समझ रहे किस तरह? आगे चलेंगे, वातावरण का मतलब समझेंगे। वातावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट, यानी हमारे आसपास का माहौल। समझ रहे ना? वातावरण का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास का माहौल, इसको पर्यावरण भी बोला जाता है। समझ रहे ना? यानी हमारे चारों तरफ का आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का माहौल क्या कहलाएगा? पर्यावरण या वातावरण कहलाएगा। समझ रहे किस? समझ रहे कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? अब ये वातावरण जो है यानी कि इन्वायरमेंट जो है बच्चे के विकास में किस तरह सहयोग करता है, तो आप सभी को कई बार बता चुका हूं कि जिस परिवेश में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस माहौल का बेहतर होना जरूरी है, तभी जाके बच्चे का भी विकास बेहतर हो जाता है। क्योंकि परिवार के बाद बच्चे का सबसे बड़ा प्रभाव उसके आस पड़ोस से पड़ता है, स्कूल को पड़ता है, इसको दोस्त को पड़ता है। मतलब जिस तरह का समाज रहेगा बच्चे पर उसका असर भी उसी प्रकार से पड़ेगा। और इस साथ से मान के चलो कि अलग
अलग अलग वातावरण में, जो जैसे बर्फीला इलाका में है ना देखेगा तो लोग ज़्यादा गोरा होता है। जैसे कश्मीर में देखोगे तो वहाँ का वातावरण या वहाँ का मौसम जो है, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ देखेगा खाली गोरा होता है लोग। और साउथ में जाओगे तो वहाँ का वातावरण गर्म है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग काले होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे कि सो रहा है? तो ये अंतर होता है वातावरण इन्वायरमेंट का। समझ रहे? उसके बाद आगे इसी में देखेंगे लोग, तो इसमें क्या है कि एक वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक है, यह क्या बोलते हैं, बच्चे की वृद्धि और विकास हेतु दोनों ही आवश्यक होते हैं। यानी ये क्या कहना चाहते हैं, सुनो इनका स्टेटमेंट जो है, ये क्या कहना चाहता है, सुनो। वुडवर्थ याद रखना, वुडवर्थ जो है ये कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे के विकास में वातावरण और अनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी और ये इन्वायरमेंट दोनों का ही योगदान होता है। मान के चलो किसी बच्चे का अनुवांशिकी के तौर पर मान के चलो कि हमारा बच्चा बहुत ही होशियार हो गया, बहुत ही तेज हो गया, ठीक है ना, बहुत तेज हो गया, लेकिन उसको वैसा वातावरण वैसा माहौल नहीं दीजिए, अजीब टाइप का वातावरण में रख दिए जहाँ पर मतलब आस पड़ोस के बच्चे पूरी तरह से खत्म है, बेकार है, या वहाँ का माहौल बहुत ही बेकार है, तो बच्चे का विकास हो पाएगा? ठीक से नहीं हो पाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मान के चलो कि बढ़िया वातावरण है, जबरदस्त वातावरण है, हमारा लड़का लोल हो गया, समझ ना, या किसी का भी बच्चा लोल हो गया, समझ ना, मतलब अनुवांशिकी के तौर पर उसका बच्चा लोल हो गया है ना, माता पिता भी लोल हो तो बच्चों लोल हो गया है, और कितनों बढ़िया वातावरण में रख दीजिएगा तो खास उस पर इफेक्टेड मतलब खास उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये वही वुडवर्थ करते हैं, वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि किसी बच्चे के विकास के लिए अनुवांशिकी और साथ साथ वातावरण दोनों का भी होना आवश्यक होता है। समझ रहे कि नहीं? ये था तीसरा चैप्टर जिसका नाम था अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अभी जो है चौथा चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते लो। चौथा चैप्टर क्या नाम है? समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण प्रक्रिया। अब ये समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बताओ समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। किसी भी समाज का अपना नियम कानून रहन सहन अपना कल्चर वगैरह होता है, समझ रहे ना, उसी को बोलते हैं समाजीकरण। जब उस समाज के नियम कानून से आप प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने का मतलब होता है उस नियम कानून को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ रहे ना, तो उसको बोलते हैं कि आपके मतलब उसको कहा जाएगा कि आपके समाजीकरण की संज्ञा उसको दिया जाएगा, यानी कि आप समाज से जुड़ने लगे, मिलने लगे। समझ रहे कि सुन रहा है? तो समाजीकरण मतलब क्या होता है? समाज का नियम कानून समाजीकरण की संज्ञा कहा जाता है, या समाजीकरण कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझो। अब ये समाजीकरण में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो समाजीकरण में जाहिर सी बात है आपका सबसे पहले आपका फैमिली आएगा। फैमिली भी तो एक समाज है ना जी, उसमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी बहुत सारे लोग हैं, तो फैमिली भी एक समाज है। उसके बाद आपका आस पड़ोस आ जाएगा, उसके बाद आपका स्कूल आ जाएगा, उसके बाद आपका फ्रेंड सर्किल हो जाएगा, सब तो एक समाज है ना जी। समझ रहे नहीं? लोग बोलता है कौन से समाज में घूम रहे हो, यानी किस सर्किल में अपने दोस्त यार के साथ में हो। तो सबसे पहला है समाजीकरण का पहला जो साधन है क्या है? परिवार, फैमिली। तो फैमिली जो होता है, परिवार जो होता है, इसको याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। परिवार जो होता है प्रथम पाठशाला होता है। एक बालक का प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? परिवार को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जन्म से लेके मान के चलो 3 या 4 साल का हो जाएगा तब ना स्कूल जाएगा जी। उससे पहले तो अपने कहाँ सीख रहा है? अपने घर ही पर सीख रहा है, अपने माँ बाप से सीख रहा है। और स्कूल में कितना घंटा रहेगा? 5-6 घंटा। बाकी 24 घंटा में तो ज़्यादातर टाइम अपने परिवार के साथ ही बिता रहा है। तो कहा जाता है कि बच्चे का प्रथम जो पाठशाला होता है और मुख्य जो पाठशाला होता है उसका परिवार ही होता है। परिवार में अगर रहन सहन ढंग से है, परिवार के नियम कानून बढ़िया से है ना, तो बच्चे पर उसका असर बढ़िया पड़ेगा। और परिवार का माहौल खराब है तो बच्चे पर भी उसका असर बुरा पड़ेगा। समझ रहे ना? तो परिवार क्या है? प्रथम पाठशाला होता है। नैतिक मूल्यों के विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि नैतिक मूल्य मतलब हो गया कैसे आप बड़ों का आदर करेंगे, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये सब चीज़ें है ना आपके परिवार में पहले से है ना, तो आपके बच्चे जो है ना उसको ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। समझ रहे ना? तो बच्चे में नहीं कहते लोग कि किसी बच्चे को हम लोग जब बात करता है ना तो देख के समझ आता है कि उसकी फैमिली में किस तरह का माहौल होगा, है ना। तो कौन बच्चा आता है लोग दूर से गरियाते चल जाएगा लोग, ठीक है। छोटा छोटा लड़का हुआ जो अपने में लड़ाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो पता चलता है कि उसके परिवार में किस तरह का माहौल होगा, या कहाँ से बच्चा सीखा होगा। कभी कभी परिवार से भी बच्चे सीखते हैं, कभी कभी अपने आस पड़ोस या दोस्त के सर्किल में भी सीख लेते हैं। समझ रहे ना? तो ये काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उस सभी चीज़ों को इसमें देखना है। समझ रहे ना? तो एक मतलब विषय है, उस विषय का नाम है मेरा परिवार।
तो ऐसा कहा जाता है, या शिक्षण विधि में इस मेरा परिवार जो विषय है ना, इसको इसी कारण से नर्सरी और प्रथम क्लास में इस विषय को पढ़ाया जाता है। कौन सा विषय है? मेरा परिवार। इस विषय को नर्सरी या प्रथम क्लास में पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे अपने परिवार के महत्व को समझ सके, जान सके और उससे कुछ सीख सके। समझ रहे ना? तो क्वेश्चन मान के चलो इसलिए बता रहा है कि क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि मेरा परिवार विषय किस वर्ग के बच्चों के लिए जरूरी है, तो नर्सरी और प्रथम क्लास के बच्चों के लिए। अब दूसरा जो है समाजीकरण में आस पड़ोस के भी लोग आ सकते हैं समाजीकरण में। आस पड़ोस यानी कि आपका आस पड़ोस का माहौल परिवेश जिस प्रकार का रहेगा आपके ऊपर उसका असर उसी हिसाब से पड़ेगा। समझ रहे ना? उसके बाद तीसरा जो है स्कूल है। स्कूल को कहा जाता है कि परिवार के बाद सबसे ज़्यादा बच्चा कहीं सीखता है तो अपने स्कूल में सीखता है, क्योंकि स्कूल का नियम कानून अलग रहता है। समझ रहे ना? तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के माहौल में बच्चे को बहुत बेहतर तरीक़ा से उसका विकास होता है। यानी कि स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ परिवार के बाद बच्चे का पूरी तरह से विकास होता है। समझ रहे ना? तो उसके बाद देखेंगे तो मित्रगण मतलब होता है अपना दोस्त यार सर्किल। तो सर्किल या दोस्त यार या मित्र के बीच में एक संस्कृत में इसका एक श्लोक है, याद रखिएगा, सज्जना संगत सज्जन भवति और दुर्जना संगत दुर्जन भवति। यानी कि सज्जन लोगों के साथ रहोगे, यानी कि सही दोस्त रहेगा तो आप सही मतलब डायरेक्शन मिलेगा और सही बनिएगा, और गलत दोस्त के साथ रहिएगा तो आपका भी व्यवहार गलत हो जाएगा, आपकी भी आदत गलत हो जाएगी और आप भी बिगड़ जाइएगा। समझ रहे? तो संस्कृत की क्या श्लोक है, याद रखना, सज्जना संग सज्जन भवति और दुर्जना संग दुर्जन भवति। समझ रहे ना? ये संस्कृत का श्लोक है, इसको याद रखना है। ये मित्रगण पर बहुत ज़्यादा ये जो श्लोक है उसी पर आधारित है। समझ रहे ना? तो ये तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर था। तीसरे चैप्टर का नाम आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव था और चौथे चैप्टर समाजीकरण की प्रक्रिया। ये 4 चैप्टर हो गया, और इसी तरह जो छोटा छोटा चैप्टर होगा ना, तो एक ही दिन में उसको 2-2 चैप्टर करके कंप्लीट कर लिया जाएगा। काफ़ी लंबा भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही शॉर्टकट है, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। जब इसका क्वेश्चन आंसर जब बनाया जाएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप से समझ आ जाएगी। अभी आपको अगर इसमें दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्या था, ये डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम याद करने के लिए, बाकी उतना कुछ नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगा। एक गोडार्ड का ये श्लोक याद रखिए, मतलब स्टेटमेंट याद रखिएगा, और उनके बाद ये वुडवर्ड का स्टेटमेंट याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप क्लियर रूप से समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं। फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।